दोस्तों, इंसान कितना भी क्यों ना प्रयास कर ले, लेकिन जब तक वह नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जिस दिन वह चाह लेगा सारा कुछ बैठे बैठे ही हो जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब बरसात का सीजन शुरू होने वाला था और एक महिला अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका घर बारिश में किसी भी वक्त गिर सकता था। अपने घर की मरम्मत के लिए वह महिला ईंट के भट्टे पे जाती है ईंट लेने के लिए, लेकिन वहां पर जो ईंट भट्टे का मुंशी होता है वह उसको भगा देता है। और दोस्तों, जब वह लौट करके आ रही थी तभी उसकी मुलाकात उस भट्टे की मालिक से होती है। और दोस्तों, उसके बाद जो कुछ होता है ये एक बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक महिला जिसका नाम मंजू होता है। उम्र 30 साल के करीब होती है और वह पिछले 4 सालों से विधवा थी। उसका एक बेटा होता है 7 साल का जिसका कि नाम पुलकित होता है। मंजू दोस्तों, उसके सास ससुर उसको बंटवारा करके एक छोटा सा ऐसा घर दे दिया था कि जिसमें उससे पहले जानवर रहते थे। घर बहुत ही कमजोर और बहुत ही पुराना था, उसके हिस्से में वही आता है। और उसके बाद दोस्तों, वह घर ऐसा था कि किसी भी वक्त बारिश में गिर जाता, इसीलिए उसे रिपेयर करने के लिए वह पाई पाई जोड़ती है और उसके बाद एक ईंट भट्टे पे जाती है। और वहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे एक ईंट भट्टा होता है, वहाँ पे जाती है। एक मुंशी होता है, उससे मुलाकात करती है और कहती है कि भैया मुझे कुछ ईंट चाहिए। मुंशी कहता है कितना चाहिए? 1 टाली, 2 टाली, 5 टाली, 10 टाली? वह कहती है भैया इतना नहीं चाहिए, बस मुझे एक छोटा सा घर बनवाना है, 3 दीवार उठानी है। तो वह कहता है कि अरे कितना बड़ा घर? तो भट्टे पे कुछ काम करने वालों के लिए घर बने थे, तो इशारा करके कहती है कि उतना ही बड़ा बनाना है। उसके बाद दोस्तों 5,000 रुपये थे। वह मुंशी को दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास ये 5,000 रुपये है, इसमें कितना ईंट मिल जाएगा? मुंशी जो था दोस्तों वह हंसता है और कहता है कि इस इतने में तो तुमको 1 टाली भी ईंटा नहीं मिलेगा, 1,000 ईंट भी नहीं मिलेगा। 1,000 ईंट भी 7-8 हज़ार रुपये का आता है। तुम 5,000 रुपये लेकर के आई हो घर बनाने के लिए ईंट लेने। तब वो कहती है कि भैया कुछ उधार दे दो। रिक्वेस्ट करती है, मजबूरी बताती है कि कोई भी सहारा नहीं है, सब ने हमको एकदम से अलग कर दिया है और कुछ रहम करो, कुछ उधार दे दो। तब वह कहता है कि जब पहले से जो तुमने पैसा जमा करके रखा है हम उनका ही नहीं दे पा रहे हैं, तो तुम उधार दे लेने के लिए आ गई हो। वह कहता है कि ईंट नहीं मिलेगी और कहता है कि बातें करना बेकार है, बहस मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ। दोस्तों, वो महिला निराश होकर के आ रही होती है, लेकिन दोस्तों उसका जो बेटा था पुलकित, वह 2 ईंट उठा लेता है वहाँ से। और वह कहता है कि किस लिए उठा लिया? तब वह कहता है कि मैं इससे ही घर बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा। वह कहती है 2 ईंट से घर बन जाएगा। अब दोस्त अभी ईंट पैर पर गिरा लेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, परेशानी पड़ जाएगी, ईंट को रख दे। लेकिन दोस्तों पुलकित जो था वह रोने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं रखूंगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जिस बात पे वह जिद कर ले। अब दोस्तों वह उसे पूरा करवा के ही दम लेते हैं। अब दोस्तों वह उससे ईंट छीनती है, वह ईंट रखता नहीं है। और तभी दोस्तों जो भट्टा का मालिक, जिनका कि नाम विजय बहादुर होता है, उनके पास दोस्तों एक स्कॉर्पियो गाड़ी होती है। अब वह अपनी गाड़ी से उस भट्टे पे रोज आया जाया करते थे। और जब वह देखते हैं उस माँ बेटे में झड़प, और जब वह 2 ईंट उठा करके लेके आ रहा है तो कहते हैं कि बेटे तुम ये ईंट लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है कि मैं घर बनवाऊंगा। वह कहता है मुस्कुरा के कि इस तरीके से ईंट चुरा कर तुम घर बनाओगे, 2 ईंट से घर बन जाएगा तुम्हारा। फिर दोस्तों वह मंजू से पूछते हैं कि क्या बात है, इस रास्ते से तुम कहाँ आ रही हो? दोस्तों चूंकि भट्टे का ही वह रास्ता था और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तब वह कहती है, सारी बात बताती है और कहती है कि साहब ईंट लेने गई थी, ऐसी ऐसी बात हुई और मेरे पास पैसे नहीं है। तब वह कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम जो है वापस आ जाओ। और अब उसके बाद दोस्तों वह जाते हैं ईंट भट्टा जो बगल में उनका बैठका बना हुआ होता है, वहाँ पर जा कर के वह बैठ जाते हैं। अब मंजू जाती है उनके सामने, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हैं। जो विजय बहादुर थे उनकी भी उम्र दोस्तों करीबन 40 से 45 साल के करीब थी। वह कहते हैं कि कहाँ पे रहती हो? तो बताती है फलना गांव। तो वह बोलते हैं अच्छा यहाँ से तो 4-5 किलोमीटर की दूरी पे गांव है, और घर में कौन कौन है? तो वह कहती है, कुछ बताती है और कहती है कि मुझे घर बनवाना है। तो वह कहती है कि हाँ मुझे घर बनवाना तो था। तब वह कहते हैं कि आखिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है और पति की मौत कैसे हुई? तब वह कहती है कि वो बहुत ज़्यादा गुटखा खाते थे, गले का कैंसर हो गया, इसी कारण उनकी मौत हो गई। तब वह कहते हैं कि अच्छा बताओ। तो उसके बाद भी लोग देखो गुटखा खाना नहीं छोड़ते हैं।
तब वो कहती है कि अब बताइए क्या ही किया जा सकता है, हूँ साहब। तब वह जो थे वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है। तब वह कहती है कि कहीं कहीं कभी कभी मेहनत मजदूरी कर लेती हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन काम मिल जाता है, ऐसे ही हो जाता है गुजारा। विधवा पेंशन मिल गया है तो अभी आता है 500 रुपये। तब वह कहते हैं कि कोई परमानेंट काम कर लो, अगर तुमको रोज का काम अगर करना चाहोगी तो क्या करोगी। तब वो कहती है कि साहब बहुत अच्छा होगा, रोज की रोजी मिल जाए, चाहे 10 ही रुपये का मिले, अच्छा होता है। ऐसे तो दिहाड़ी मजदूरी कभी तो 15 दिन की भी नहीं मिलती है। तब वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक काम है, मेरे माता पिता हैं, बुजुर्ग है और तुमको उन्हीं की देखभाल करनी है, तो क्या तुम ये काम कर सकती हो। वह कहती है साहब मैं ये काम कर लूँगी। विजय बहादुर कहते हैं कि मेरे माता पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और कभी कभी वो अपने चारपाई से उठ नहीं पाते हैं, तो सारा काम उनका चारपाई पे ही होता है, तो सब कुछ तुमको ही करनी पड़ेगी, साफ सफाई रखनी पड़ेगी और मेरे माता पिता से अच्छे से बात करना होगा। ऐसा नहीं है कि जब कोई ना रहे तो तुम उनको डांटो फटकारो। वह कहती है साहब ऐसा क्यों कह रहे हो, जो मुँह से बन पड़ेगा मैं वो सब कुछ करेंगी। तब वो कहते हैं ठीक है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि कब से काम पे आओगी। तब वो कहती है कब से क्या आना, अभी अब चल के मुझे दिखा दो। तब वह कहती है कि अरे अपने घर पे बता के आओगी, ताला मार के आओगी, क्योंकि वहीं पर तो तुमको रहना पड़ेगा। तब वो कहती है किसको बताना, कोई तो है ही नहीं, अब मैं ताला उला मार कर ही आई हूँ, तो चलिए मैं आपके घर ही चलती हूँ। वह दोस्तों हैरान हो जाते हैं और फिलहाल उसे अपनी गाड़ी पे बैठाते हैं और उसके बाद दोस्तों उसको अपनी घर ले जा रहे थे, लेकिन पुलकित फिर से 2 ईंट उठा लेता है और तब पूछते हैं कि बेटा तुम इस ईंट का क्या करोगे। तब वो बोलता है मैं घर बनाऊंगा। तब वो बोलते हैं बेटा पहले पढ़ाई कर लो, बड़े हो जाओ, 2 ईंट से कैसे घर बनाओगे। लेकिन वही था, जिद पकड़े हुए था और खुद से वह ईंट उठा करके डिक्की गाड़ी में रख लेते हैं और कहते हैं कि ये ईंट तुम्हारे साथ ही रहेगा। और उसके बाद उसको अपने घर पर ले जाकर वहाँ पे छोड़ते हैं। उसकी माता का नाम शांति देवी होता है, उम्र 80 साल के आसपास हो रही थी। उनके पिता भी 85 साल के करीब थे। उनके पिता का नाम सूर्यकांत होता है, वो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे और चलने फिरने में असमर्थ थे। मुश्किल से ही 5-10 कदम चल पाते थे, क्योंकि 2-4 साल पहले उनको पैरालिसिस मार चुका था, तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। वह जाके कहते हैं कि देखो ये माँ है, ये मेरी बाबूजी है, इन्हीं की सेवा करनी है, इन्हीं की देखभाल करनी है। और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये काम करने आई है, जो भी आवश्यकता होगी इनको बता देना। अब शांति देवी मंजू को देखती है तो सोचती है कि चलो ये भी आई है, 15-20 दिन में चली जाएगी, क्योंकि आज से पहले ऐसा ही होता था, कोई उनके पास टिक के काम नहीं करता था, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा करना हर किसी की बस की बात नहीं। जिसके मन में सेवा भाव रहेगा वही कर पाएगा, और जिसके मन में सेवा भाव नहीं रहेगा, चाहे उसको 50,000 महीने का दे दो, वह नहीं कर पाएगा। तो यही दोस्तों उनके साथ होता था, कोई भी वहाँ पर टिक नहीं पाती थी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अब ये मंजू से उसके बातचीत करवा करके छोड़ करके चले आते हैं और शाम को जब वापस जाकर देखते हैं तो उनका दिल बाग बाग हो जाता है। वह देखते हैं कि उनकी माँ के बाल बनाए हुए, नहाई धुआई, सब कुछ चकाचक लग रहा है, उनके चेहरे पे ताजगी थी। दोस्तों जब वो अपने माता पिता को खुश देखते थे तो खुश हो जाते थे, जब उनका मन उदास होता था तो ये भी उदास हो जाते थे, चाहे ये लाखों ही महीना का क्यों ना कमाए, लेकिन इनकी दुनिया माता पिता थी। इनकी कहानी दोस्तों कुछ बहुत ही अजीब प्रकार की थी, क्योंकि दोस्तों जो ये विजय बहादुर थे अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनके पिता भी ईंट भट्टा ही चलाते थे, 100 बीघा जमीन थी, तो दोस्तों एक से एक रिश्ते इनके पास आता था। और ऐसे ही दोस्तों दिल्ली के एक व्यापारी जो थे वह अपनी बेटी की शादी उनसे कर देते हैं, विजय बहादुर से। लेकिन दोस्तों जो वो लड़की थी पढ़ी लिखी थी और उसे जवारा भी गंवारा नहीं था कि वह गांव में रहे, और ये भट्टे वगैरह के काम जो भी लोग घर पे आते थे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और वह विजय बहादुर से कहती थी कि तुम गंवार हो, तुम्हारे माता पिता गंवार हैं, ये कैसा इलाका है, मैं कहाँ शादी करके फंस गई। कभी भी उनके जीवन में जो एक खुशी होती है वो खुशी रही नहीं। पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहा, इसी के बीच उनका एक बच्चा भी हो गया। और दोस्तों अब वह जा करके पत्नी जो थी वो दिल्ली ही शिफ्ट हो गई। विजय बहादुर से वह अपने बच्चों को भी नहीं मिलने देती थी और उनके ऊपर तमाम केस कर दिया और बोली कि मैं तुम्हारे सारे भट्टे बिकवा दूंगी। और मारपीट का सारा केस जो है दोस्तों वह उनके ऊपर थोप दिया। अब बस इसीलिए कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, सारा कुछ बेच के दिल्ली में रहो, मेरे साथ रहो। लेकिन उनको ये गंवारा नहीं था और उन्होंने कहा कि मेरा समाज है, गांव है, नाम है। फिलहाल उनके 3 भट्टे चल रहे थे और यह उन्हीं की मेहनत का नतीजा था जो पिछले 10 सालों से उन्होंने अपने दम पे खड़ा किया था। लेकिन यही था कि उनके जीवन में सुख चैन नहीं था। और दोस्तों बहनें जो थी उनको भी बड़े घरों में शादी हो गई थी विजय बहादुर की, कभी 2-4 दिन के लिए आती थी, तो वह इसीलिए बहुत ज़्यादा निराश रहते थे कि उनकी माता पिता की सेवा नहीं हो पाती थी और वह भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं, तो उनके जीवन में दुख ही दुख था। और माता पिता जो थे उनकी अवस्था ऐसी थी कि वह परेशान थे। हालांकि खाना बनाने के लिए उन्होंने आदमी वगैरह अपने घर में रख रखा था, लेकिन किसी में आदमियता नहीं थी जो तबीयत से उनसे हंस के 2-4 बातें करे।
अब दोस्तों ये मंजू जो थी वो अलग ही टाइप की महिला थी, बड़ी ही सीधी सादी देवी समान महिला थी और वक्त और हालात की मारी हुई थी। वह दोस्तों उनकी सेवा करती थी सारा दिन। तो और जब ये विजय बहादुर देखते हैं और जब वो देखते हैं कि वो भी काम में लगी हुई है, तो उससे कहते हैं कि आज तो मैं धन हो गया, इतना मैं साफ सुथरा अपने माता पिता को कभी नहीं देखा, और अब क्या तुम भी ये सारा दिन काम में लगी रहोगी, बाद में कर लेना, कुछ आराम भी कर लो। तब वह कहती है कि हाँ अब तो रोज़ ही करना है, थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और अब इसके बाद वो कहते हैं कि कुछ सामान वगैरह है तो बता दो, मैं लेके आता हूँ। तब वह बोलती है कि आमा के लिए सरफ साबुन वगैरह ला दो और बाबूजी के लिए धोती ला दो। और दोस्तों अगर आप इन जो ये तकिया उकिया इसके कवर मंगवा देते तो सही रहता। तब वो कहते हैं कि सारा चीज़ तो मैं मंगवाता हूँ, लेकिन तुमसे जो पहले आते थे वो बड़ी लापरवाह थे, लेकिन मैं सब कुछ नया मंगवा दूंगा। दोस्तों अगले दिन सब कुछ ही साया नया मंगवा देते हैं। अब दोस्तों ना केवल विजय बहादुर के माता पिता के दिन बदल जाते हैं, बल्कि विजय बहादुर का भी दिन बदल जाता है, क्योंकि जब भी वो काम से आते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाते थे और वहीं पर कुर्सी ला के रखती थी, उससे अपने आंचल से पूछती थी, एक गिलास पानी ला करके देती थी, कुछ मीठा होता था तो वह ला के देती थी, और अगर गर्मी लगता था तो वहीं पर वह बेना भी डुलाती थी, मतलब कि उनको हवा भी करती थी। ये सब कुछ देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाता था कि काश अगर मेरी पत्नी ये सब नहीं करती, अगर प्यार से दो बातें ही कर लेती तो यही मेरे लिए बहुत था। लेकिन दोस्तों उनके नसीब में ये सब कुछ नहीं था। अब विजय बहादुर जो थे वो पुलकित का नाम एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में लिखवा देते हैं और उसको पढ़ाने जाने लगते हैं, बिना किसी टेंशन के अपना बिजनेस करते रहते हैं, क्योंकि माता पिता की जो उनकी चिंता थी वो दूर हो गई थी। और अब इसके बाद दोस्तों जब 20 से 25 दिन बीत गया तो एक दिन जो शांति देवी है वो कहती है मंजू से कि बेटा एक काम कर देती तो बड़ा अच्छा रहता। मंजू कहती है बताइए अम्मा जी, काम करने के लिए ही तो मैं यहाँ रह रही हूँ। तब वह बोलती है कि बेटी पुराने ज़माने में कभी महुआ की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, ये सब सारी चीज़ें मिलती थी और खाने का मेरा और मेरे पति का दोनों का ही मन करता है। बहुत दिन हो गए खाया नहीं, अब मेरे हाथ में जब तक दम था बनाती थी और अब खाने का मन करता है, और अगर तुम बना दोगी तो बहुत कृपा होगी। वह कहती है अम्मा जी मैं बना तो दूंगी, लेकिन मैं कभी बनाई नहीं हूँ, और अगर नहीं बन पाया अच्छा तो क्या होगा। तब वो बोलती है बेटा मैं बैठ के बता दूंगी, तुम बना तो दो, खुशबू भी उसकी मिल जाएगी तो हम लोग दोनों धन्य हो जाएंगे। वो कहती है अम्मा जी ठीक है मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और अब उसके बाद दोस्तों वो एक दिन महुआ जा करके बीन के लाती है, उसे आटे में गूंद कर पत्ते वगैरह में लपेट कर डंडे की आग में सेक रही थी। और उसके बाद दोस्तों जब वो बनता है तो बहुत ही लजीज बनता है। अब उसके माता पिता दोनों ही खा रहे थे, और दोस्तों वह एक रोटी जो है वो बचा के रखी हुई थी विजय बहादुर के लिए। शाम को आते हैं वो इसे उनके लिए एक पानी लाती है और प्लेट में ला करके वह देती है, कहती है ये क्या है। तो वह कहती है कि मैंने ये अम्मा के लिए बनाया है, उनका महुए की रोटी खाने का मन कर रहा था। अब दोस्तों ये सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि धन्य हो आप इस तरीके से मेरे माता पिता का ख्याल रखती हो। तब वह कहती है कि आप बाजार से कुछ और भी चीज़ें, उनकी माँ जो कहती है वो मंगवा देते तो मैं अम्मा को बना के खिला देती है, और इनका जो है मन करता है। वह कहते हैं अरे क्यों नहीं मंगवा दूंगा, सारी चीज़ें मंगवा दूंगा। अब वो सारा चीज़ बाजार से मंगवा देते हैं। हालांकि दोस्तों घर में सबका खाना एक जगह बनता था, लेकिन जो ये मंजू थी इन दोनों के लिए स्पेशल अलग से चूल्हा रख के देसी टाइप का खाना बना के खिलाती थी। अब नतीजा ये हुआ कि 3 महीने के अंदर अंदर 4 महीने के अंदर अंदर जो माता पिता विजय बहादुर और सूर्यकांत मुश्किल से 5 कदम भी नहीं चल पाते थे। उनके सेहत में इतना सुधार हो गया कि जो सूर्यकांत है वो लाठी लेकर के पूरे गांव का चक्कर मारने लगे, और सब ने कहा कि काका आप तो काया का पलट हो गया, आपकी बड़ी सेवा हो रही है। वह कहते हैं कि बेटा देखो अभी मैं 10 साल तक और जीऊँगा ऐसे ही। और अब दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुल मिला करके दोस्तों इन लोगों की जो दशा और दिशा थी वो सुधर जाती है, और विजय बहादुर इन सब चीज़ों से बहुत खुश हो जाते हैं। जब 4 महीने का समय बीत जाता है तो दोस्तों एक दिन ला करके जो वह मंजू थे उसके हाथ पर वो 50,000 रुपये रख देती है। अब वो पैसा देखती है तो कहती है साहब ये क्या है। तो वो कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह है और क्या है, कभी तुम मांगती नहीं हो। मंजू इतने पैसे देख के रोने लगती है और कहती है साहब मेरा बेटा पढ़ रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, और आप मुझे क्या चाहिए और आप इतना पैसा मुझे क्यों दे रहे हैं। तब वो कहते हैं कि जितना तुम काम कर रही हो उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है, ये तनख्वाह तुम्हारा, इसको अपने पास रख लो। तब वो कहती है मैं इसे कहाँ संभालती फिरूंगी, आप अपने पास ही रख लीजिए, जब ज़रूरत होगी मांगूंगी दे देना। वह कहते हैं चलो मैं तुम्हारा बैंक खाता खुलवा देता हूँ, तुम अपना पैसा अपने बैंक खाते में रखो। बैंक जाते हैं, उसका खाता खुलवाते हैं। बैंक के अंदर दोस्तों उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर से उनकी जान पहचान थी। जैसे ही जाते हैं सारा काम करवा देते हैं, और अब दोस्तों उसके खाते में पैसा जमा करवा के पासबुक उसके हाथ में दे देते हैं, और उसके बाद ये उसे गाड़ी में लेके घर चले आते हैं। अब दोस्तों लड़का भी बहुत खुश था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, होशियार हो जाता है, होशियार तो पहले से ही था।
अब इसी तरीके से दोस्तों चलता रहा, लेकिन दोस्तों एक दिन उनकी पत्नी को, क्योंकि दोस्तों पिछले 7-8 सालों से वह उनसे अलग ही रह रही थी, दिल्ली में रह रही थी, कभी वहाँ पे आई भी नहीं थी, कभी फ़ोन पर कभी कभार धमकियाँ दे देती थी, तो ना जाने कौन उनसे बोल देता है कि विजय बहादुर ने दूसरी शादी कर ली है। अब वो आके धमक पड़ती है पूरे अपने दम बल के साथ और धमकी देती है कि ये कौन है, ये रखेल है या बीवी है, क्या है। तो दोस्तों मंजू जो थी वो रोने लगती है, लेकिन दोस्तों उसके तरफ से उनके जो अम्मा बाबूजी थे वो बोलते हैं कि तू यहाँ पे किस लिए आई है, और यहाँ जो भी है यही हमारी सब कुछ है, तू यहाँ से चली जा, क्या लेने आई है। अब दोस्त के बाद उसके बाद वे वहाँ से बड़बड़ा के चली जाती है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि अरे ये तो काम करने वाली है, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो इसके पीछे। अब दोस्तों वे लोग चली जाती है, तो इस बात से सारे लोग दुखी होते हैं, और एक दिन शांति देवी विजय बहादुर को अपने पास बुलाती है और कहते हैं कि बेटा ये जो मंजू है ये बहुत ही ज़्यादा हालात की मारी हुई है, तो तुम एक काम करना कि इसके लिए कुछ ऐसा कर देना इसे कभी किसी के सामने हाथ पसारने की नौबत ना आए, कभी इसके बच्चे की ठोकर ना खाना पड़े, इसके कष्ट को दूर कर देना, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगी और तुम और भी ज़्यादा तरक्की करोगे। और वैसे भी समाज के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन इसके लिए ज़रूर कुछ कर देना। वह कहते हैं कि ठीक है माँ। और अब उसके बाद दोस्तों एक दिन वह मंजू देवी से कहते हैं कि तुम जब से यहाँ पर आई हो अपने घर से, अपने घर नहीं गई हो, वहाँ पर लोग क्या सोचते होंगे, तुमने बताया भी नहीं जाकर कि चलो तो कम से कम तुम्हारा घर देख करके आता हूँ। वह कहती है कि मैं तो आई थी उसी घर को बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आप लोगों ने मुझे अपना लिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो वह कहते हैं कि नहीं चलो तुम्हारा घर देख करके आते हैं। और दोस्तों एक दिन बैठ करके ये लोग जाते हैं उनके घर पे, बैठ करके पुल की 2 ईंट ले कर जाता है, अपने घर पे रख देता है और कहता है यही घर मैं बनवाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों जब वहाँ पे जाती है तब लोगों को पता चलता है कि ये तो इनके यहाँ काम कर रही है, वरना लोगों को यही पता था कि ये मायके चली गई और अब यहाँ कभी नहीं आने वाली है। लेकिन दोस्तों ये सबको पता चल जाता है कि वही वहीं पे काम कर रही है। और फिर सब लोग चले आते हैं। आने के बाद वह एक ठेकेदार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा है कि उस ज़मीन का जो वह फ़ोटो खींच करके लाए थे, वह कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा ज़मीन है और इस पर वहाँ 2 मंजिला घर बनाना है, कितने दिन में बना दोगे, बजट बताओ। वह कहता है कि साहब 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे और आप जब कहोगे तब बना दूंगा। वह कहते हैं कि मुझे दिवाली 2025 तक चाहिए। उसमें दोस्तों अभी 3-4 महीने का समय बचा हुआ था। तो वह कहता है कि ठीक है साहब बना देंगे, ईंट आपके पास है, आप भिजवा दीजिए, मैं बाकी का काम शुरू कर देता हूँ। और अब उसके बाद दोस्तों वे घर बनना वहाँ पे शुरू हो जाता है। और दोस्तों मंजू इस बात से बेखबर इस इनके माँ बाप की सेवा पूरे लगन के साथ करती रही। तब तक दोस्तों 1 साल का समय भी बीत जाता है। और दोस्तों जब भी मंजू उनके सामने आती थी पानी लेकर, चाय लेकर, तो यह मंजू को निहारा करते थे और सोचते थे कि काश मेरी पत्नी भी ऐसी ही होती। अब दोस्तों इस तरीके से उनके मन में एक अलग ही लगाव हो जाता है। और दोस्तों जो मंजू का घर था वो भी उधर बनना शुरू हो गया, बन के तैयार भी हो गया। और अब दोस्तों सब कुछ हो गया। 3-4 महीने में दीपावली का समय आ गया। तो एक दिन वो मंजू से कहते हैं कि अरे दिवाली का समय आ गया, तुम जाओ, जा करके अपने घर साफ सफाई करके आओ। तो वह कहती है कि हाँ साहब सोच तो रही हूँ कि दिवाली आ जाएगा तो जाऊँगी, 4 दिए जला करके आ जाऊंगी। उसको तो वही पता था कि उसका खंडर वाला घर है। और जब दिवाली आता है तो दिवाली से एक दिन पहले वो कहती है कि साहब मैं जा रही हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगी। अम्मा बाबूजी का पैर छूती है और इनसे कहती है कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। वो लोग कहते हैं ठीक है बेटा जाओ। विजय बहादुर से 10,000 रुपये इसे अलग से देते हैं और कहते हैं कि इसको ले करके जाओ, मेरे तरफ से वहाँ लोगों को मिठाई बांट देना, कुछ कपड़े ले लो, पुलकित के लिए भी ले लो, अपने लिए भी ले लो। अब दोस्तों उसके बाद जब वो जाती है अपने घर पर और जब जा करके वहाँ देखती है दोस्तों उसके ऊपर क्या बीती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके मुंह खुले के खुले रह गया, पैरों तले जमीन खिसक गया और देखती है कि ये क्या है, मेरे ज़मीन पर आखिर ये घर किसका। कुछ समझ पाती या किसी से वह कुछ पूछ पाती, तभी दोस्तों जो वह ठेकेदार था वह आ जाता है और कहता है कि क्या देख रही हो, ये तुम्हारा ही घर है, विजय बाबू ने बनवाया है, ये लो चाबी, मैं तुम्हारा घर तुम्हें ही दिखा देता हूँ। और अब उसके बाद दोस्तों वो फूट फूट के रोने लगती है। फिलहाल ठेकेदार जाता है, घर का कोना कोना दिखाता है, पुलकित बहुत ही खुश हो जाता है घर अपना देख करके। और उसके बाद वह अपना चाबी दे करके चला आता है। लेकिन दोस्तों उसके फ़ौरन ही बाद जो मंजू थी वो अपने घर में ताला मारती है और वहाँ से आ जाती है सीधे विजय बहादुर के घर पे। वहाँ पर वो मिलते नहीं, भट्ठे पे गए थे, भट्ठे पे जाती है और दोस्तों वहाँ पे वो ऑफिस में बैठे हुए थे, उनको देखती है, वह मंजू को देखते हैं तो दोस्तों देखते ही वह रोने लगती है और दौड़ करके जा करके उनके सीने से लग जाती है, फूट फूट के रोने लगती है।
वह कहते हैं कि क्या हो गया। तब वह कहती है कि आपने मेरा घर बनवा दिया, इतना बड़ा घर बनवा दिया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया, मैं आखिर इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। अब दोस्तों उसको रोते हुए देख कर के ये भी रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि जो तुम मेरे ऊपर एहसान कर रही हो, उस एहसान का बदला आखिर मैं कैसे चुकाऊंगा। जो तुमने मेरी माता पिता की सेवा की, जो तुमने मेरे प्रति आत्मीयता दिखाई, मैं बहुत निराश रहता था, लेकिन जब मैं तुम्हारा चेहरा देख लेता था और एक गिलास पानी देती थी तो सोचता था कि हाँ मैं भी एक इंसान हूँ। अब उसके बाद दोस्तों वह उनके सीने से लिपट के रोने लगती है। फिर वह कहते हैं घर तो बनना ही था तुम्हारा, इसलिए घर बनवा दिया। वह कहती है क्या फ़ायदा घर बनवाने का, अब तो वहाँ पे रहना ही नहीं है, रहती तो आपके ही पास हूँ, माँ बाबूजी के पास ही रहती हूँ। तब वह कहती है कि जब माँ बाबूजी नहीं रहेंगे तब तो तुम वहाँ पे जाओगी ही जाओगी। तब वो कहती है कि मैं कभी नहीं जाऊँगी, जब तक मेरी सांस रहेगी मैं आप ही लोग की सेवा करती रहूँगी, अम्मा बाबूजी नहीं रहेंगे तो आपकी मैं सेवा करूँगी। तब वह कहते हैं, अब दोस्तों वह उसकी बातों को सुन के रोने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि दीपावली के बाद आ जाती, इतना जल्दी भी आने की क्या आवश्यकता थी। वह कहती है कि मैं आपको देखने आई थी, आपके छाती से लगे मुझे रोने का मन कर रहा था। अब वह कहते हैं कि ठीक है, फिर कभी तुम मेरे छाती से लगोगी। अब दोस्तों वह तुरंत ही उसके सीने से जा कर के लग जाती है और अब उसके बाद दोस्तों उस दिन से उनके बीच में दोस्तों एक अलग ही भावना, एक अलग ही लगाव, एक अलग ही जुड़ाव उत्पन्न हो जाता है। और फिर दोस्तों वो बहुत कुछ सोचते हैं कि जा कर के अपने अम्मा बाबूजी से बात करते हैं कि बस एक सलाह लेनी थी और आप ही हमारे सब कुछ हो। तो कहते हैं कि जो ये मंजू है इसको मैं अपनाना चाहता हूँ। अब दोस्तों उसके जो माता पिता थे इस बात को सुन के खुशी के मारे रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम भी तो यही चाहते थे। और दोस्तों जब वो मंजू से इस बात को कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो, मेरी पत्नी बन के रहना चाहती हो, तो इस बात को सुन के मंजू रोने लगती है। उसके पास भी कोई शब्द नहीं था, वो भी जवाब नहीं दे पाती है। और फिलहाल ये होता है कि दोस्तों जमाना कहता रहा, जिसको जो भी कहता हो कहने दो, लेकिन विजय बहादुर जी ने मंजू को अपना लिया और इन दोनों ने मंदिर में जा करके बड़े ही साधारण तरीके से वे उसकी मांग भर देते हैं और वह अब उसकी पत्नी बन जाती है। और दोस्तों आज ये दोनों ही बहुत खुश है, इनकी दुनिया जो एकदम वीरान हो चुकी थी हरियाली में आ चुकी है और बड़े ही शानदार तरीके से रहते हैं। तो दोस्तों ये रही विजय बहादुर और मंजू की एक अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।